हेलो वेलकम नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रोचक जानकारी लेके आया हूँ कि अगर आप पर्सनल लोन लेने हैं या लेने की सोच रहे हैं तो ऐसी क्या खास बातें हैं, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए लोन लेने से पहले। देखिए कई बार हम लोग लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद हमें पता नहीं चल पाता कि हमें ये चीज स्टार्टिंग में ध्यान रखनी चाहिए थी और जब लोन हो जाता है तो फिर हम उसके बाद कुछ कर नहीं पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा, ऐसे खास 10 पॉइंट बताऊंगा जो कि पर्सनल लोन लेने से पहले आप सभी को ध्यान में रखने चाहिए, जिससे आपको मॉनेटरी के साथ साथ आपको एक मेंटल पीस भी मिलेगा। ये 10 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ये खास बातें हैं, ये बहुत स्टडी के बाद या बहुत सारे अन्वेषणों के बाद मैं ये 10 पॉइंट इकट्ठे कर पाया हूं, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि वो ऐसे 10 कौन से पॉइंट हैं जिसको याद रख के, जिसको ध्यान में रख के आप पर्सनल लोन लेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक सविनय निवेदन कि प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सारी वीडियो समय पे सुचारू रूप से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं वो 10 पॉइंट कौन से हैं जो पर्सनल लोन लेने से पहले आप सभी को अपने ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आप एक सही डील का चुनाव कर सकें। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक और भी खास जानकारी दूंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि आने वाली वीडियो इसी से रिलेटेड अगले भाग में क्या है। तो जनाब आ गए हैं हम अपनी स्लाइड पे और अब हम यहाँ पे जानकारी देखेंगे कि सबसे पहले जो 10 पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है चेक योर एक्चुअल नीड एंड लोन अमाउंट। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है चेक योर इनकम एंड सफाइस योर ईएमआई। मतलब कि अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको अपनी एक्चुअल नीड के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको कितना लोन अमाउंट अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए चाहिए जो आपको आपकी नीड के हिसाब से लोन अमाउंट मैच कर जाए। आप सपोज कीजिए कि किसी को अगर यहाँ पे किसी भी पर्पस के लिए चाहिए हो सकता है, जैसे कि आपको मैरिज के लिए चाहिए हो सकता है, राइट। दूसरा है कि आपको कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, उसके लिए भी आपको अपना पर्सनल लोन चाहिए हो सकता है, राइट। मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं, या फिर आपको घर में कोई ऐसा फर्नीचर खरीदना है या कुछ ऐसा फर्नीचर खरीदना है जिसके लिए आपको लोन चाहिए, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे एक्चुअल नीड हो सकती है। या फिर कोई ऐसा अदर रीजन जिसके लिए आपको लोन लेने के लिए आपकी जो एक्चुअल नीड जनरेट होती है वो आपकी यहाँ पे आ सकती है। अब यानी कि यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एक्चुअल नीड क्या है, आपकी नीड क्या है। आपकी मैरिज की नीड है, मेडिकल की नीड है, फर्नीचर या कुछ आपको परचेज करना है, अपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स या कुछ ऐसी आइटम जो घर के लिए आपको चाहिए वो परचेज करनी है, या फिर कोई और रीजन है जैसे कि आपको डेब्ट कंसोलिडेशन, आपको कोई क्रेडिट कार्ड से या आपके पास कोई ऐसा कोई लोन चल रहा है जो आपको बंद करना है। तो ये वो सारी नीड है जो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद आता है लोन अमाउंट। अब अगर आपको मैरिज करनी है तो मैरिज के हिसाब से कितना लोन अमाउंट है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है अगर 2 लाख की, तो आप उसको यानी कि अगर आपको 2 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 2 लाख के लिए ही अप्लाई करें। 5 लाख की है तो 5 के लिए करें, और अगर 7 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 7 लाख के लिए अप्लाई करें, ना कि आपकी रिक्वायरमेंट है 2 लाख की लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं 5 लाख के लिए, 7 लाख के लिए, ये ना करें। अगर 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो भी 7 लाख के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी हर्ट होगी और आपका जो एंड यूज पर्पस है वो भी आपका बेकार हो जाएगा। मेडिकल नीड आ सकती है। मेडिकल नीड में आपको क्या होता है कि कहीं आकस्मिक कोई ऑपरेशन आ गया, कोई और इस तरीके की जान आपको जरूरत आन पड़ी, तो आपको उसमें 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप उसमें 5 लाख रुपए का जो है लोन फिर अप्लाई करते हैं। तो 5 लाख रुपए के लिए आप अप्लाई करेंगे। फर्नीचर है, महंगा फर्नीचर आता है, आपको किसी रिश्तेदारी में या कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी, तो ये दीज आर द रीजंस जिसके लिए आपको लोन लेना चाहिए। तो आपकी एक्चुअल नीड क्या है और आपका लोन अमाउंट, ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि आपका ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी एक्चुअल नीड और लोन अमाउंट आपको नहीं पता तो आप गलत लोन ले सकते हैं। तो आप उस चीज को सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एक्चुअल नीड किस चीज की है और लोन अमाउंट उसके अगेंस्ट कितना चाहिए उतना ही लें, ना तो आप एक्स्ट्रा ले ना ही उससे कम ले। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपको चेक योर इनकम टू सफाइस योर ईएमआई। अब आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी सैलरी कितनी है। अब आपकी सैलरी है 25,000 रुपए, राइट, पर मंथ की, और आप
कितना लोन आपको चाहिए, आपको यहाँ पे लोन चाहिए था जी आपको 5 लाख रुपए का, राइट। अब 5 लाख रुपए का लोन चाहिए जिसकी ईएमआई बनेगी कोई तकरीबन तकरीबन 12 या 15 हज़ार रुपए, 12 से ये 15 हज़ार रुपए के आसपास की ईएमआई आपकी बनेगी इसमें। ये मैं जनरल ले रहा हूँ। अब आपकी 15 हज़ार रुपए की ईएमआई है तो 25 हज़ार रुपए की सैलरी पे तो आप ये इतना अमाउंट तो ले ही नहीं सकते। तो आपको अपनी यहाँ पे लोन अमाउंट को करना पड़ेगा 3 से 4 लाख रुपए। अगर कोई लोन नहीं ले रखा आपने तो तब आपकी ईएमआई कितनी बनेगी, तब आपकी ईएमआई बनेगी तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए के आसपास। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। आप देख रहे हैं ये सारी कितनी लिंक है ये सारी बातें। अब अगर आपकी इनकम 50 हज़ार रुपए है यहाँ पे तो आप ये वाला लोन भी ले सकते हैं 5 लाख का, आप 10 लाख का भी लोन ले सकते हैं। 10 लाख के लोन की ईएमआई आएगी कोई तकरीबन 25 हज़ार रुपए। तो आप अपने 50 हज़ार की इनकम है तो 50% आप लेके चलिए, जितना भी आपका इनकम है उतना ही उसका 50% जो है आप ईएमआई में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी इनकम के हिसाब से आपकी ईएमआई का सेटल होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि चेक योर एग्जिस्टिंग लोन ईएमआईज। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का लोन चल रहा है जो आप पहले से ही सरवाइव कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या उसकी ईएमआई है, ईएमआई कितनी है, और इसमें कोई डिले पेमेंट यानी कोई डीपीडी तो नहीं है। अगर डीपीडी यानी डिले पेमेंट है तो आपका लोन आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी ईएमआई एक्सेस जा रही है या कि 50% ऑफ फॉयर से, अब फॉयर क्या होती है मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता आप लिंक पे जाके या फिर मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके फॉयर को देख सकते हैं। यानी 50% की फॉयर अगर आपकी है तो ही आपकी जो है, अगर कोई लोन चल रहा है, सपोज कीजिए मैं आपको एक बार दोबारा उदाहरण से समझाता हूँ यहाँ पे कि आपका कोई आपकी 50 हज़ार की सैलरी है, राइट, ये आपकी सैलरी आ गई 50 हज़ार की। अब इसका 50% कितना होता है, जो ये 50% है ये होता है 25 हज़ार रुपए, यानी कि इतने की आप ईएमआई के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर आपकी 25 हज़ार की या 22 हज़ार की ऑलरेडी कोई ईएमआई चल रही है तो आपकी एलिजिबिलिटी बचती है सिर्फ 3 हज़ार रुपए की, ये इसमें से माइनस होगा। तो भाई आप 3 हज़ार रुपए के लोन के लिए ईएमआई भर सकते हैं, तो आपका लोन यहाँ पे अगर 5 लाख का है या 2 लाख का या 3 लाख का, 5 लाख का, जितने का भी है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपके एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई तो आपकी कहीं हिट नहीं हो रही। दूसरा एक और कंडीशन है कि अगर आपकी ईएमआई चल रही है, सपोज कीजिए आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, ये आपकी सैलरी है, ठीक है, तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से एलिजिबल है 5 लाख रुपए के लोन के लिए, ठीक है, ये आपका लोन मिल सकता है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए की सैलरी में 5 लाख रुपए लेने चाहते हैं, आपका कोई लोन चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, अगर चल भी रहा है तो उसकी ईएमआई अगर यहाँ पे डीपीडी में आ रही है, सपोज कीजिए आपका एक 50 हज़ार रुपए का लोन चल रहा है, लेकिन अगर कोई आपका क्रेडिट कार्ड भी है और उसमें आपकी डिले पेमेंट जा रही है तो भले ही आप एलिजिबल हो, आपका लोन नहीं होगा। यानी कि आपको अपने एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई को भी चेक करना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से जा रही है, सही जा रही है। अगर नहीं जा रही तो आपका लोन पास होने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक योर क्रेडिट कार्ड्स ड्यूज। ये मैंने इस पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन या क्रेडिट कार्ड चल रहा है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, आपके पास 1 2 3 4 5 जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं उन सबका आप आउटस्टैंडिंग देख लीजिए, ठीक है जी, आप उन सबका कितना आउटस्टैंडिंग है। सपोज कीजिए आपके पास इन सारे कार्ड का मिला के 1 लाख रुपए का आपके पास उनका आउटस्टैंडिंग आ रहा है, ठीक है जी। अब इस 1 लाख का बैंक क्या करते हैं, 5% आपका ऑब्लिगेट कर देते हैं, यानी कि 5 हज़ार रुपए, राइट। यानी कि अगर आपके 5 क्रेडिट कार्ड हैं या 2 क्रेडिट कार्ड हैं, उसका जितना भी आपके पास आउटस्टैंडिंग होगा उस आउटस्टैंडिंग का 5% बैंक निकाल लेगा और उतना ही आपको ऑब्लिगेट कर देगा इनकम में से, ये माइनस होगा आपकी इनकम में से, राइट। अब अगर आपकी जैसे यहाँ पे कोई ईएमआई चल रही थी तो ये 5 हज़ार रुपए एक तरीके से आपकी ईएमआई ऑब्लिगेशन माने जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड के ड्यूज हैं और अगर आपने 5 हज़ार कोई 1 लाख रुपए का ओवर ड्यू है, आप ओवर ड्यू माफ कीजिएगा, अगर आपका 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है तो 5% यानी कि 5 हज़ार रुपए आपकी ईएमआई मानी जाएगी और वो आपकी इनकम में से फॉयर में से माइनस होगी। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ड्यूज भी देखना बहुत जरूरी है।
अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट है चेक योर सैलरी स्लिप एंड सर्टिफिकेट। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोन इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं कि आपके पास आपकी सैलरी स्लिप है या नहीं है। सैलरी स्लिप एक अलग चीज होती है, सैलरी सर्टिफिकेट अलग पॉइंट है। सैलरी स्लिप होती है जिसमें आपके बहुत सारे हेड्स होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक क्या है सैलरी में, एचआरए क्या है, राइट, और इसके अलावा आपके और भी जो अलाउंसेस हैं, ठीक है, वो कितने मिल रहे हैं, ये सब, इन सब का जोड़ करके फिर एक पीएफ की स्टेटमेंट यहाँ पे होती है, आपका जो टीडीएस है वो कट रहा है या नहीं कट रहा, ये सब मिला के जो एक स्लिप बनती है वो होती है आपकी सैलरी स्लिप। जब हमें सैलरी नहीं मिलती, सैलरी स्लिप माफ कीजिएगा, सैलरी स्लिप नहीं मिलती तो हमें सैलरी सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से इशू कराना पड़ता है कि हमें कोई स्लिप नहीं मिल रही। हमारी अगर 20,000 रुपये सैलरी है, उसमें से कुछ नहीं कटता, ना ही कोई डिडक्शन होता, ना ही उसमें पीएफ कटता, ना ही इनकम टैक्स कटता। तो ये जब नहीं कटता तो आपको जितनी सैलरी पे है, अगर आपकी 20,000 रुपये सैलरी है तो उतनी की उतनी ही आपके अकाउंट में आ जाती है। तो इसके लिए हमें उनके लेटर हेड पे, जो एम्प्लॉयर है उसके लेटर हेड पे हमें एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसपे आपका लिखा होगा कि ये पर्सन हमारे यहाँ पे जॉब करता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होगी, राइट, उसमें आपकी सैलरी होगी और आपका अकाउंट में कब से आ रही है और मतलब कौन से अकाउंट में जा रही है वो डिटेल होगी। तो ये हमारा सैलरी सर्टिफिकेट होता है। ये दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, इसकी बेसिक सैलरी स्लिप क्या होती है और आपका सैलरी सर्टिफिकेट क्या होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, छठा पॉइंट, चेक योर फॉर्म 16 एंड 26 AS। अब इस वाले पॉइंट में मैंने बताया ना आपको सैलरी स्लिप तो उसी को मिलेगी जिसका पीएफ कट रहा होगा, जिसका टीडीएस होगा। अब यहाँ पे अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल है तो आपको टीडीएस कटेगा। कंपनी फॉर्म 16 देती ही देती है हर एम्प्लॉय को, फॉर्म 26 AS भी देती है, आपका फॉर्म 26 AS भी रिपोर्ट किया जाता है। अगर आपका टैक्स कटे या ना कटे तो आपको जब टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा तो फॉर्म 16 में लिखा जाएगा और फॉर्म 26 AS में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप अपना फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS 2 साल का 2 years ये आप जरूर ले। लोन अप्लाई करने से पहले आपको फॉर्म 26 AS और फॉर्म 16 2 साल के लेने ही चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 7वां पॉइंट आता है, चेक योर बैंक स्टेटमेंट। चेक योर बैंक स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपकी सैलरी अकाउंट है, जो सैलरी अकाउंट है उसमें आपकी सैलरी आती है हर महीने, उस अकाउंट की आपको 3 मंथ की या फिर 6 महीने की बैंकिंग देनी होती है। अब अगर ये चेक करने वाली बात होती है कि आपकी जितनी सैलरी लिखी है या जो आपने डिक्लेयर करी है वो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है या नहीं आ रही। अगर उससे कम आ रही है तो यहाँ पे कंसर्न होता है, लोन मिलने में दिक्कत आती है। अगर आपकी सैलरी जितनी डिक्लेयर्ड है उससे ज़्यादा आ रही है तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपकी ओवर जो एक्सेसिबल इनकम है वो डिक्लेयर होती है, जो कि स्पेक्यूलेशन ऑफ मनी के अंदर आता है। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करें, अपनी सैलरी स्लिप चेक करें, राइट, और ये देखें कि जितनी आपकी डिक्लेयर्ड इनकम है जो एम्प्लॉयर ने आपको बताई है, सैलरी में लिखी है, स्लिप में लिखी है, क्या वो बैंक अकाउंट में आ रही है या वो नहीं आ रही। ये देखना बहुत जरूरी है। आपकी जितनी सैलरी स्लिप पे इनकम है वो आपके बैंकिंग में दिखनी चाहिए। 8वां पॉइंट क्या आता है, चेक योर सिबिल बाय योरसेल्फ। सर अपना सिबिल खुद आप निकालें और खुद चेक करें। बहुत सारी साइट हैं जो ये सुविधा प्रदान करती हैं कि आप अपना सिबिल जो है खुद से निकाल लें, जो कि सिबिल की खुद की भी साइट है, आप खुद भी जा सकते हैं, और पैसा बाजार से भी मिलता है। बहुत सारी साइट है, मतलब इट्स नॉट वन साइट, आप किसी भी साइट पे, आजकल तो आप पेटीएम हो गया, पेटीएम से भी आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट हैं जो अगर आप सर्च करेंगे तो आप अपना खुद का सिबिल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बैंकर आपका सिबिल निकालेगा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि आपकी ऑब्लिगेशन कितनी है, ऑब्लिगेशन कितनी है, प्लस आपके सिबिल का स्कोर क्या है, स्कोर क्या है। अब बैंकर आपको कहता है सर आपका लोन तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका सिविल स्कोर ही नहीं है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि आपका सिविल स्कोर क्या है। अब अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जा रहे हैं जहाँ पे सिविल स्कोर 750 चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं था आपका सिविल स्कोर क्या, आपका सिविल स्कोर आया 710, तो आपका केस तो पहले से रिजेक्ट है। तो इसलिए आपको अपना सिविल लोन अप्लाई करने से पहले खुद से एक बार निकालना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जो 9th पॉइंट है, चेक योर ऑफर्ड लोन अमाउंट, ROI, टेन्योर एंड FCC। अब ये FCC क्या है,
ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप आइए कि आपको जो लोन अमाउंट ऑफर किया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं कि सर मुझे लोन अमाउंट बताया गया था 2 लाख रुपए, लेकिन मुझे मिला कितना, 1 लाख रुपए। तो भाई मेरा ये बाकी का पैसा 1 लाख रुपए क्यों आपने दिया, मुझे तो 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, मैं तो 2 लाख के लिए अप्लाई किया था। तो जब भी आप अपना लोन डॉक्यूमेंट साइन करें, लोन अमाउंट जरूर देख लें। इसके अलावा आरओआई, आरओआई क्या होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा जो ग्रीवेंस आता है कि सर मेरे को आरओआई बताया गया था 12% का, लेकिन मेरे को एक्चुअल में जो बाद में लेटर आया तो मुझे आरओआई मिला वहां पे 14% का। तो सर ये चीज आप ध्यान में रखें, जब भी आप लोन लेने जाएं अपना आरओआई चेक करें कि आपको कितना बोला गया था और आपके जो डिसबर्समेंट के डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं उसमें आरओआई कितना है। टेनियर, टेनियर यानी कि मैक्सिमम 6 साल या 7 साल के लिए लोन होता है, या तो 6 ईयर्स का होगा या 7 ईयर्स का होगा या 5 ईयर्स का होगा। अब आपने कितने के लिए अप्लाई किया है। कई बार बैंकर क्या करता है, आपको तो चाहिए 5 साल के लिए, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी को कंसोल करने के लिए वो 6 साल या 7 साल का लोन बना देता है। आप मत लीजिए। क्यों लेंगे आप, आपने जितने टेनर के लिए अप्लाई किया आप उसी के लिए बात करिए और उसी के लिए आगे बढ़िए। ये आखिरी टर्म यानी कि एफसीसी, दिस इज कॉल्ड फोर क्लोजर सर्टिफिकेट या फोर क्लोजर चार्जेस। आपके लोन के फोर क्लोजर चार्जेस यानी कि एफसीसी कितने हैं, ये कब तक हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस है, जैसे कि 6 महीने तक का आपका लोन चलाना जरूरी है या 12 महीने बाद ही आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए। दूसरी बात कि अगर आपके फोरक्लोजर चार्जेस हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस कितने हैं, क्या वो 4% हैं प्लस जीएसटी, या फिर वो 2.5% है विद जीएसटी। अमूमन क्या होता है कि आपके 2 साल तक या फिर 3 साल तक 4% प्लस जीएसटी होते हैं और 3 साल के बाद 2.5% हो जाते हैं, आखिरी के साल में 2.5% हो जाते हैं। तो ये फोरक्लोजर चार्जेस इंपॉर्टेंट है, ये आपको चेक करने चाहिए लोन लेने से पहले। आखिरी पॉइंट आता है, 9वां पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। आखिरी पॉइंट है चेक योर डीएम एंड बैंकिंग। डीएम क्या होता है, डिसबर्समेंट मेमो, यानी कि जो आपका डिसबर्समेंट मेमो है जब वो आपके पास आता है, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तब भी आपके पास आएगा, अगर आप फिजिकल लोन ले रहे हैं तब भी वो आपसे साइन करा के ही आपका लोन डिसबर्स करते हैं। ऑनलाइन में ध्यान रखिएगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज होता है उसी में डीएम होता है, डिसबर्समेंट मेमोरेंडम जिसे कहते हैं, वो आप अच्छी तरीके से रीड करके ही आगे साइन करें। अगर आपने साइन बिना पढ़े करा है तो फिर वो आपकी सहमति मान के ही आगे किया जाएगा, फिर आप उसको क्लेम करेंगे, दिक्कत होगी। उससे बचने के लिए आप पहले से ही इसको देख के करें। और बैंकिंग, देखिए लोन में आपने क्या किया, अप्लाई किया, लोन आपने अप्लाई किया, लोन आपका सैंक्शन हो गया और उसके बाद लोन डिसबर्सल के आपने डॉक्यूमेंट डीएम भी साइन कर दिया, लेकिन भाई पैसा नहीं आया। अपनी बैंकिंग चेक करिए, अगर आपकी 2 दिन मैक्सिमम होते हैं, अगर जैसे संडे पड़ जाए या कुछ हो जाए तो हो सकता है कि 1 दिन हो जाए, अदरवाइज अगर आज लोन के आपका डिसबर्समेंट, आपका डीएम आपका साइन हुआ है तो नेक्स्ट डे जो आएगा उसकी इवनिंग तक या फिर उससे अगले दिन आपका पैसा आपकी बैंकिंग में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो 1 दिन, जैसे आपने डीएम साइन किया है या आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, ऑनलाइन में तो वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे में पैसा आ जाता है, 6 to 8 आवर्स में पैसा आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप, अगर फिजिकल आपने साइन किए हैं तो 1 दिन, जिस दिन आपने साइन किया उससे अगला दिन मैक्सिमम, और उससे अगले दिन पे तो आपको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए कि आपकी अगले दिन अगर पैसा नहीं आया तो इस दिन क्यों नहीं आया। तुरंत उस बैंकर से आप संपर्क करें, कहीं कोई ओटीसी या कहीं कोई इस तरीके की कंडीशन तो नहीं लग गई है जो कि आपको बाद में दिक्कत करे। तो ये वो 10 पॉइंट थे जो हमने देखे कि किस तरीके से सबसे पहले आपको अपनी एक्चुअल नीड आपको देखनी है, उसके बाद चेक योर इनकम टू सफाइस योर इनकम, यानी कि आपकी इनकम के हिसाब से आप कितनी ईएमआई आपको देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है चेक योर एग्जिस्टिंग लोन ईएमआई, आपके कोई अगर लोन चल रहे हैं तो वो क्या एग्जिस्टिंग लोन में कोई डीपीडी तो नहीं है, क्या आपकी ईएमआई जो पुरानी चल रही है आपके फ्रेश लोन के लिए वो एलिजिबल आप हैं या नहीं। तो पुरानी ईएमआई भी अपनी जरूर देखें, फॉइड के साथ मैच करें। चेक योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज, अगर आपके कोई क्रेडिट कार्ड ड्यूज हैं तो वो 5% टोटल का आपके ऑब्लिगेशन में गिना जाता है। 1 लाख का ओवर ड्यू है, माफ कीजिएगा ओवर ड्यू कह रहा हूं मैं, अगर आपके सिबिल क्रेडिट कार्ड में आपका 1 लाख रुपए का अगर ड्यूज है
तो वो 1 लाख रुपए का 5% आपको ऑब्लिगेशन में लिया जाएगा। प्लस चेक योर सैलरी स्लिप एंड सर्टिफिकेट। मैंने बताया कि सैलरी स्लिप क्या होती है, सैलरी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये आपको चेक करने होंगे। फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर्स के और फॉर्म 26 भी आपको अपने पास पता होने चाहिए, रखने चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। फॉर्म 26 तो आप खुद अपनी इनकम टैक्स की साइट से आके ले सकते हैं। चेक योर बैंक स्टेटमेंट। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने और 6 महीने की देखिए, उसमें लास्ट 3 सैलरी स्पेशली जो आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन है, क्या वो आ रही हैं या नहीं आ रही, उसी से मैच होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी सर्टिफिकेट या स्लिप में सैलरी लिखी कुछ और है और बैंक में अगर आ रही कुछ और है तो लोन नहीं होता। चेक योर सिविल बाय योर सेल्फ। एक बार अपना सिविल अप्लाई करने से पहले खुद निकालें, खुद देखें क्या वो सारे लोन जो उसमें आ रहे हैं वो ठीक है या नहीं। एंड चेक योर ऑफर्ड लोन अमाउंट, ROI, टेन्योर एंड फोरक्लोजर चार्जेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चेक योर DM डिसबर्समेंट मेमो एंड बैंक। तो ये वो 10 पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करे, जो कि एक पर्सनल लोन लेने से पहले आप सबको पता होनी चाहिए और ध्यान में होनी चाहिए। तो ये थी वो सारी जानकारियां जो आपने दी कि पर्सनल लोन लेते समय एक्चुअल में एक ग्राहक के तौर पे आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, लोन लेने के बाद अगर आप ये सब चीजें इंप्लीमेंट करेंगे या लोन रिजेक्ट होने के बाद आपको ये ध्यान आएगा तो आपके सिविल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होते हैं। पैसा अगर ना भी दे रहे हो, आप किसी एजेंसी के साथ ना भी कर रहे हो और आप ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हैं तो आपका टाइम, और सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे या किसी बैंक पे अपने आप से अप्लाई करते हैं और आपकी जरूरत होती है तो वहां पे आपका टाइम पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है। अगर आप किसी पोर्टल पे जा रहे हैं और वो रिजेक्ट हो रहा है बार बार आपका लोन, तो आपको बार बार अप्लाई करने से बचना चाहिए। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछली बैंक में जो रिजेक्शन का रीजन था, जो कारण था, क्या वो अगली बार अप्लाई करते हुए आपने दूर किया है या नहीं। देखिए, आप बार बार अगर अप्लाई करेंगे लोन को तो आपके सिविल में इंक्वायरी बढ़ती है, जिससे आपका सिविल भी नीचे आने लगता है। इस बात को ध्यान में रखते ही अगली बार आप इन 10 पॉइंट के साथ पर्सनल लोन को अप्लाई करें तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा। तो अगली वीडियो में मैं जो जानकारी लेके आऊंगा वो है बिजनेस लोन से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या वो 10 खास बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नए तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।